Okay. If solenoid is of finite length, अगर फाइनाइट लेंथ का, फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज कंपेरेबल देन इज कंपेरेबल विद विथ विथ और लेंथ कंपेरेबल, या फिर यूं कहो कि लेंथ दे रखी, अगर लेंथ दे रखी है इसका मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है ना, अगर आपको लेंथ दे रखी है। विड्थ क्या होता है बच्चे, बात आई क्यू पेश करो कुछ, विड्थ क्या होगी, डायमीटर ही तो होगा, एक ही बात, कोई अलग अलग चीज नहीं, ठीक है ना। समझिए ये आपका ऐसे बना देते हैं, कॉइल्स हैं ऐसे बना, और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। ये बीच का बिल्कुल एक पॉइंट लिया यहाँ पे ऐसे, एक लाइन एंड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमको लेंथ गिवन है, और ये वाला एंगल है फाइव वन, ये वाला एंगल है फाइव। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट नहीं आई अपॉन में 2 साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव, असल ये फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन आपके कोर्स में, ये फॉर्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, फाइनाइटली लॉन्ग अगर सोलिनॉइड है आपका तो उसका ये फॉर्मूला, ये किसका है, फाइनाइट। फाइनाइट है जब तो आपको लाइन दे रखी है, जब तो आपको ये दे रखा होगा यहाँ पे 5 1 5 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको फिगर याद करनी है, 5 1 क्या होता है, 5 2 क्या होता है, ये याद रखना है, दिया जाएगा अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें दिया जाएगा। ये किसका है जी, आपका फाइनाइट सॉलिनॉइड। अब इसी से हम इनफाइनाइट वाला निकालेंगे, इनफाइनाइट का हमारा क्या आया था, इनफाइनाइट का न्यू नॉट, ये कैसे, अब सोचिए इनफाइनाइट हो तो सोचना पड़ेगा ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी कि ये चीज कहाँ चली गई, बहुत दूर, ये चीज कहाँ चली गई, बहुत दूर। तो सोचो जब ये लाइन, ये अभी तो यहाँ पर है तो ऐसे थोड़ा सा एंगल दिख रहा है, ये सोचो जब यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे किसी की लाइन ऐसे, ये यहाँ होगी, ये देखो लाइन और नीचे आ गई, ये और दूर गई, ये लाइन और नीचे आ गई, तो बहुत दूर गई तो लाइन ऑलमोस्ट इस वाली लाइन के बराबर आ जाएगी, एग्जैक्टली कभी भी नहीं आएगी मगर आसपास तो आ जाएगी, समझ में आ रही है बात। ये चीज दूर जा रही है, इनफाइनाइट लॉन्ग, ये चीज दूर जा रही है, तो ये लाइन देखो दूर जा रही है, और दूर जाने का मतलब क्या होगा, ये करीब आ रही है इसके, तो सोचो बहुत लंबा होगा तो किधर आ जाएगी, इसके बहुत करीब आ जाएगी, ऑलमोस्ट करीब आ जाएगी। फिजिक्स के अंदर ये चीज चलती है कि हमने क्या माना, जब ये फाइव क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इधर भी क्या फाइव हो रहा है, बढ़ रहा है, सोचो ये चीज यहाँ पर आ गई, ये लाइन कैसे आएगी, ऐसे देखो ये फाइव टू बढ़ गया, ऐसे ही जितनी दूर जाएगी ये फाइव टू बढ़ रहा है, जब इनफाइनाइट लॉन्ग में बहुत दूर चलेगी इसका मतलब फाइव टू कितना हो गया, 90। ऐसे ये फाइव वन में कितना हो गया, दूर बढ़े जा रहा है, दूर चले जा रहा है, दूर चला जा रहा है, बताओ बहुत दूर है, तो ये लाइन कैसे जाएगी, बिल्कुल मिलती भी जाएगी इससे, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया। तो इनफाइनाइट के अंदर हम मान लेते हैं, और इनफाइनाइट सोलिनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट नहीं आई अपॉन में 2 साइन 90 प्लस में साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा म्यू नॉट नहीं आई, जो हमने फॉर्मूला भी ट्राई, तो इससे निकला, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, आगे ये है फोर इनफाइनाइट सोलिनॉइड। आगे मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट्स ऑफ सोलिनॉइड, एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, अब देखिए जैसे ये आपका एक सोलिनॉइड है, एंड पॉइंट्स के ऊपर पूछा, इसका मतलब सोलिनॉइड क्या होगा, फाइनाइट होगा, तभी तो एंड पॉइंट्स हैं, अगर इनफाइनाइट हो तो सोलिनॉइड जो होगा वो एंड पॉइंट्स नहीं होंगे। हमने क्या करा था इस फार्मूले के अंदर, याद करो ये था आपका मामला। अब कहाँ पे हमको बीच में नहीं निकालना, हमको कहाँ निकालना है, एंड पॉइंट के ऊपर निकालना है, एक पे निकाले तो दूसरे पे भी वही होगा,
सही है। अब देखो हमने क्या करा था, जहां पे हमको निकालना था वहां से एक एंड पॉइंट पे लाइन गई थी और एक दूसरे पे गई थी। एक तो किधर चली जाएगी, यहाँ से इधर चली जाएगी, और दूसरी कहाँ जानी थी, यहाँ पर, वो कहाँ चली जाएगी। तो मुझे बताओ, ये है आपका फाइव टू, ये तो बहुत दूर जाने पर, ये बहुत दूर हो गया, एक तरफ आ गया, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 90। और फाइव वन कितना हो गया ये बताओ, फाइव वन। देखो ये चीज, देखो देखो देखो, ये यहां आ गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया। अगर मेरे को थ्री डी कुछ या पेन ले लो, ये चीज कैसे आ गई, ये देखो ये एंगल है फाइव वन, ऐसे आ जाएगी इसी लाइन पर, और ये कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर, ये हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर आपका फाइव वन कितना हो गया, सॉरी कैसे जा रहा है आपका, ये है आपका फाइव वन, ये ऐसे सीधा हो गया, तो फाइव वन कितना हो गया, जीरो। फाइव वन ये है ना, इसका ये लाइन कहाँ चली गई, ये लाइन कहाँ चली गई, खड़ी हो गई, यानी यहाँ पर आ गई। इसका मतलब फाइव वन कितना हो गया आपका, जीरो। तो समझ में आई बात, फाइव वन कैसे जीरो होगा। तो ये लाइन ऐसी थी, ये फाइव वन था। अब तुम्हारी कहाँ जा रही है, पॉइंट इधर आ रहा है, तो ये लाइन कैसी हो रही है, हल्के हल्के खड़ी हो रही है ना लाइन, खड़ी 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 खड़ी। तो हमारी हमारी जो थी ये वाली लाइन कहाँ पर आ गई, ऐसे सीधी आ गई ना, तो फाइव वन कितना हो गया, खत्म हो गया जी। अब ये वैल्यूज को जब यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगा भैया आपका, म्यू नॉट नई आई अपॉन में टू, साइन जीरो इज जीरो और साइन 90 इज वन, यानी कि वन हो गया। एंड पॉइंट के ऊपर कितनी हो गई, अंदर के मुकाबले आधी रह गई, क्या हो गई, आधी रह गई। म्यू नॉट नई अपॉन में टू, आधी, म्यू नॉट नई नई आई पूरी थी, आधी। एंड पॉइंट के ऊपर सोलेनोइड के एंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है, अंदर के मुकाबले आधी। इसी का इन्होंने एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया, उन्होंने कहा मानो कि ये सॉलिड, ये लिया इन्होंने बी, और ये लिया इन्होंने बी बाई टू, यानी ये हो गया आपका न्यू नॉट नहीं आई, और ये हो गया आपका न्यू नॉट नहीं आई अपॉन में टू। ठीक है, ये चीज हो गया। ये है आपका एंड ऑफ सोलेनोइड, और ये भी है आपका एंड ऑफ सोलेनोइड। अच्छा, इस जगह यहाँ पे बीच में कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, बी, न्यू नॉट नहीं आई। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक करूँ तो कितनी होगी, हटा देती हूँ, एंड पॉइंट्स को छोड़कर कितनी होगी, बी होगी। ठीक है, सब जगह कितनी है, यहाँ पर कितनी है बी, यहाँ पे कितनी है बी 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 सब, और एंड पॉइंट में कितनी है बी बाई टू, एंड पॉइंट में कितनी है बी बाई टू। तो यहाँ से ऐसे तो आ नहीं सकती, सीरीज में आ सकती, थोड़े पहले से आएगी। ये है आपका ग्राफ जो एनसीईआरटी में आपको देख, कि भैया सोलेनोइड के अंदर कितनी है बी, और ये एंड पॉइंट समझ लो, ये सोलेनोइड है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। नीचे आपको क्या दिखा रखा है, ये आपको डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो एंड पॉइंट पे कितना है बी बाई टू, एंड पॉइंट पे कितना है बी बाई टू, और बीच में कितना है बी, जो अभी निकल के आया। अंदर कितनी है न्यू नॉट नहीं आई, और एंड पॉइंट में कितना है न्यू नॉट नहीं आई अपॉन में टू। तो ये ग्राफ आपको एनसीईआरटी ने इस तरीके से दिया। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। सिंपल से याद रखना है, सॉलिड के अंदर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक वो है मैग्नेटिक फील्ड। असल फार्मूला क्या है, v नॉट ए अपॉन में 2 sin phi 1 अपॉन sin phi 2। ये किसका है, फाइनाइट का है। इनफाइनाइट के अंदर क्या करोगे, phi 1 और phi 2 कितने हो गए आपके 90 डिग्री हो गए, 1 + 1 u नॉट नहीं आ गए। एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा आपका, एंड पॉइंट्स के अंदर आपका phi 1 जो है वो आपका 0 हो गया, phi 1 आपका 0 हो गया, और phi 2 आपका 90 हो गया। ठीक है, phi 2 ये हो गया, ये phi 2 कितना हो गया आपको ऑलमोस्ट 90। बेटा जैसे हम लोग बताया ना, मैंने आपको ये तो दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है ना, ये आपका इधर आ रहा है,
यहां से तो आपका था 5-1, मगर जब ये बहुत दूर चला गया उसके इसके अंदर क्या हो गया, ये 90, ये दूर चली। ऑब्वियसली ये 100 मतलब 90% पूरा नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट 90% के आसपास होता है, उसीलिए उन्होंने फाउंड किया, ये भी दूर चला। क्लियर? देखिए एक सोलेनोइड है, उसके अंदर जो कॉइल्स है वो 300 टर्न्स पर मीटर है, 300 टर्न्स पर मीटर। तो पहला तो क्वेश्चन क्या राइज होता है, ये स्मॉल एन है कैपिटल एन, इन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो क्लियर, इसकी यूनिट बताती है आपको टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीटर यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे ये स्मॉल एन है 300 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट आई हमको दे रखा है, आई है 5 एम्पियर। अब क्वेश्चन ये आता है ये फाइनाइट सोलेनोइड है या इनफाइनाइट सोलेनोइड है। तो क्या पहचान होती है, जब दोनों चीजें कंपेरेबल हो तो फाइनाइट और कंपेरेबल ना हो तो इनफाइनाइट। भाई लेंथ मीटर के अंदर है और रेडियस सेंटीमीटर में, तो इनफाइनाइट हुआ। और इनफाइनाइट का क्या होता है फॉर्मूला, यू नॉट, नहीं है यू नॉट याद है जी कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, है ना। एन कितना हो गया 300 और आई कितना हो गया 5। तो सर ये सब क्या है, ये क्यों दे रखी है, कौन जवाब देगा भाई? नहीं, कंफ्यूज करने के अलावा भी एक और काम है, इनफाइनाइट और फाइनाइट आपको कैसे पता चलेगा कंपेरेबल है नहीं है, आप इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाओ या फाइनाइट का लगाओ, क्या करोगे? ऑब्वियसली ये चीज कंफ्यूजन के लिए भी दे रखी है बच्चों को, क्योंकि जब तक हमको 5 1 5 2 नहीं दे रखा होगा तो हमको फार्मूला फाइनाइट पता लगाएंगे कैसे। तो क्लियर है कि यहाँ पे हम 5 1 5 2 नहीं दे रखा तो हम वो नहीं लगा सकते, मगर फिर भी कंफ्यूज भी करेगा ये चीज, बच्चे पता नहीं कंफ्यूज हो कि इसको कैपिटल एन ले ले और इसको एन निकालने के लिए इससे डिवाइड करके लगा दे तो गलत हो गया। मसलन बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वो इसको क्या ले ले, एन को क्या ले ले 300 दे, ओके एल दे रखा है तो भैया ये एन क्या है 300 है, स्मॉल एन क्या होगा कैपिटल एन अपॉन में एल, यानी कि 300 अपॉन में 0। आप लोगों को कर लेना। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपना, कोई टेंशन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, दोनों कंपेरेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये इनफाइनाइट सोलेनोइड। कैसे पहचानोगे, दोनों कंपेयर, एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है, बहुत फर्क है। इनफाइनाइट सोलेनोइड एंड मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। अब बताओ ये टर्न्स क्या है, स्मॉल एन है कैपिटल एन है, या टोटल यहाँ पे एन दे रखा है, टोटल टर्न्स 500 है तो यहाँ पे 500 टर्न्स हो गई कैपिटल एन। करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, करंट है 5 एम्पियर का। देखो जब सीबीएसई में इससे पहले वाला क्वेश्चन करा वो बिल्कुल ऐसा ही था ना, कि एनसीईआरटी का, यानी एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा और आपको दे दिया सेम वही है, जो करंट उसमें भी यही था और लेंथ और रेडियस यही था। उन्होंने सिर्फ क्या करा, उन्होंने स्मॉल एन दे दिया था 300, यहाँ पे क्या है कैपिटल एन 500 दे रखा है, उसके साथ में आपको क्या दे रखा है लेंथ दे रखी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। दोनों कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का बी कितना होता है न्यू नॉट, नहीं न्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, और एन क्या होता है कैपिटल एन अपॉन में एल, कैपिटल एन है हमारे पास 500, एल है हमारे पास 0.5 इंटू में एम्पियर करंट हो गया, डेसिमल आया 1 0 आ गया, 5 का 1000 आ गया, और उसके बाद आप लोग सॉल्व करके टेस्ट का लगाएंगे, सॉल्व करना कोई बड़ी बात। असल है कैपिटल एन और स्मॉल एन को पहचान जी। इसका आंसर है 6.28 इंटू में 10 की पावर -3 टेस्ला, 10 की पावर -3। कैलकुलेशन इज नॉट एन इक्वेशन, सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये है ISCE पैटर्न का, अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
इसमें क्या रखा है 0.5 लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, हैज 500 टर्न्स। 500 टर्न यहाँ पे कैपिटल है क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट टर्न वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, 500 टर्न्स। हैज फ्लक्स डेंसिटी, अब यहाँ पे एक ये चीज आपको दे रखी है फ्लक्स डेंसिटी, जो कि आमतौर पे बच्चों को पता नहीं होगी। तो कैसे निकालेंगे हम 2.52 इंटू 10 की पावर -3, कैसे निकालें कि क्या चीज है भाई ये फ्लक्स डेंसिटी, क्या आ गया एकदम से। अगर जैसे आप में से 90% बच्चों को अगर नहीं मालूम है फ्लक्स डेंसिटी क्या है, भूल भी सकते हैं, तो हम क्या करते हैं हमेशा हम किस पे जाते हैं, यूनिट पे जाते हैं, और यूनिट क्या है टेस्ला, और टेस्ला किसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसलिए ये क्या दे रखा है आपको असल में बी दे रखा है, जब भी कंफ्यूज हो कि क्या दे रखा है तो उसकी कहां पे जाओ यूनिट पर, और अगर आपको यूनिट की पहचान है तो आप उसको निकाल सकते हो। अब इसको याद कर लो कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक असल में क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड, आगे के लिए आपको उसको याद हो। ओके, करंट निकालना है सर इसके अंदर, आई कितना हो, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया सिर्फ इसमें फ्लक्स डेंसिटी की वजह से थोड़ा सा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट, नहीं आई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये दे भी रखा है इन्होंने म्यू नॉट की वैल्यू, एन हो गया आपका कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एन इंटू विद आई, हमको निकाल, बी हमको दे रखा है 2.52 10 की पावर -3 इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7, कैपिटल एन है 500, एन है 2.5, आई निकालना है, ऐसे लटा के ऊपर लगाया 5 15 1000 आ गया, 2.52 10 की पावर -3 अपॉन में 4 इंटू में पाई इंटू 10 की पावर -7 में 10, ऊपर की चीज नीचे, दिस विल बी 2 4 से कट जाएगा ये 0.463 सही है, 4 से कट 0.63, अच्छा नीचे पाई भी है, इंटू 10 की पावर देखो यहाँ पे क्या हो गया -3 + 7 -3, सही है ना, समझ में आ गया, 10 0.63 अपॉन में 3.14 10 की पावर 7 आ गया, एक सेकंड, 10 की पावर -3 है, ये -7 ऊपर जाके +7 हो गया, और 3 -3 हो गया, तो ये हो गया आपका 1, और इसको सॉल्व करा आप लोगों ने, क्या आया इसको सॉल्व करके 0 पॉइंट, बोलो जोर से 0.2 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर इसका आंसर, ठीक है। तो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है आपके बोर्ड लेवल के अंदर, लेकिन बोर्ड के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना, हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड शुरू करें, क्लियर, आसान है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 3 क्वेश्चन करे, तीनों बोर्ड के क्वेश्चंस करे, और हमने देखा एनसीईआरटी का करा, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए। ये एक चार्ज है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक, और इसमें एक ये चार्ज है बेटा, ध्यान से, और ये चार्ज जो है ये रेस्ट पर, किस पर है ये चार्ज, रेस्ट, तो क्या इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक ये वाली मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, नहीं लगेगी, ये बताया था क्लास के शुरू में, मैंने बताया था चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकते। मेरा आप लोगों से है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है क्यों नहीं लगा, वजह क्या होगी, ऐसी वजह सोचो क्यों नहीं लगाती, चलो आपकी बात मान ली कि नहीं लगाती, नहीं लगा चलो वो तो आ गए, फॉर्मूला पता है आप, मगर अभी तक तो हमने फॉर्मूला ड्राइव ही नहीं करा, हम तो बिल्कुल बुनियादी चीज पे खड़े हुए हैं यार, ये क्यों नहीं लगा रही,
तो चलो फार्मूला है, बेशक फार्मूला जो है तला सही बता रहा है, वो है आपका क्या, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखो तो हमने निकाला था ना बीवी साइन थीटा क्यों, शाइन बाजी बीवी क्यों, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अभी हम ड्राइव करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में होता है क्यू वी क्रॉस वी। वी नहीं है, इसमें भी आप कह सकते हो फॉर्मूले में सर जब वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो फोर्स जीरो हो गई, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ड्राइव होने की बात है। अगर हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के पास से कैसे हम कहेंगे कि रेस्ट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगा। यानी वन चलो सोचते, मुझे क्या बताओ, क्यू जब रेस्ट में है तो इसका मतलब करंट जीरो है। क्यू जब आपका रेस्ट में, करंट क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है ना? और चार्ज जो है रेस्ट में है यानी कि मोशन नहीं कर रहा है, और जब चार्ज मोशन नहीं कर रहा है तो करंट नहीं है। व्हाट इज करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो करंट जीरो है, करंट नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड जब भी पैदा होती है तो करंट के फ्लो से पैदा होती है, करंट तार के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब भी करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड करंट के बिना नहीं, हत्ता के जो आप कहो ना सर मैग्नेट कौन सा करंट है सर, सब मैग्नेट के अंदर भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, उसके अंदर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मॉलिक्यूल्स की, उन मूवमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी अल्टीमेटली आप कहाँ गए, चार्ज के मोशन पर आ गए, करंट के ऊपर आ गए। यानी अगर चार्ज आपका रेस्ट पर है, वो मोशन नहीं कर रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा आपका जीरो। और करंट नहीं है तो इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। सर मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द करंट। और जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा जब वो रेस्ट पर है। जब ये चार्ज चलने लगा तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी करंट आ गया। और जब करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यानी जब ये चार्ज मोशन में होगा तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। जब ये चार्ज रेस्ट पर है, नो फ्लो ऑफ चार्ज मींस नो करंट, नो करंट मींस इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसकी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगी, वो उस मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करेगी जो ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स। क्लियर हुआ बात अच्छी तरह से। इस वजह से चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, और जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छी तरीके से। ओके, दूसरी बात, जब कोई चार्ज, हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, याद करना अगर 10th में पढ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, उसकी डायरेक्शन ये है, और एक चार्ज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन, यानी थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, जीरो, इसी की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। क्या हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है, जीरो। ये एक स्पेशल केस है, ये 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया था। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है, जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है। याद करो 10th में ये पढ़ाया था, हाँ भाई 10th में पढ़ाया था ना। जब एक अच्छा नहीं पढ़ा, भूल गए, फिर से याद करना, अब इसको याद कर लो। जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगता, चाहे वो इधर चले चाहे वो अपोजिट चले, यानी थीटा जीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। और जब परपेंडिकुलर चलता है, टाइम पे पढ़ाया गया है तो उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगती है। अगर कहीं एंगल से चलेगा दूसरे पर फोर्स लगेगी। सिर्फ 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे फोर्स। एक बात आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला ये ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मानिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस। मानिए चार्ज जो है मेरा चार्ज, ये आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर, चार्ज किधर, सॉरी ये चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में एक्स, और चार्ज जो है वो इस तरीके से एक एंगल बना रहा है थीटा,
और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर, किधर मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, v वेलोसिटी से आगे चल, सही। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ था और मूव किधर कर रहा है, ये एक्स वाई। मान लो ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास से आपकी तरफ ऐसे आ रही है, अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है। चार्ज सेंटर से रखकर नीचे देखो फर्श के ऊपर चल रहा है, ये कहां चल रहा है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और ये फर्श के ऊपर चलते हुए काफी थीटा एंगल बनाकर एक्स एक्सिस आ गया, विजुलाइज कर लिया। अब मुझे बताओ, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली ये थीटा ना तो 0 है ना 180 है, फोर्स तो लगेगी। ये फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड कर सकती है, अपना आईक्यू टेस्ट पर। एक चार्ज मूव कर रहा है, फोर्स लगेगी, आंसर लगेगी। एक चार्ज मूव कर रहा है, थीटा ना 0 है ना 180 है, तो फोर्स लगेगी। 0 180 होने में क्या होती है, फोर्स नहीं लगती, तो फोर्स तो लगेगी। अब ये फोर्स किस किस बात पे डिपेंड करेगी, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच की फोर्स है, किसकी, एक ये और एक इस चार्ज के मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस करंट की वजह से इस चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो फिर फोर्स लग रही है। तो क्लियर होता है कि एक तो फोर्स डिपेंड करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड पर, क्योंकि फोर्स लगा कौन रहा है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच की फोर्स है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक चार्ज के मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक। तो ऑब्वियसली ये बड़ी वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, सर ये चार्ज, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चलने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो इस चार्ज की है, उसकी। अगर ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो अगर चार्ज बड़ा, अगर चार्ज ज्यादा बड़ा हो गया, करंट क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। चार्ज बड़ा तो करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। तो अल्टीमेटली आया किसके ऊपर नाम, चार्ज पर। तो F डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज बढ़ा तो Q अपॉन में T, यानी करंट भी ज्यादा, और करंट ज्यादा तो उस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और दो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में लड़ाई होगी तो धमाका बड़ा होगा, यानी फोर्स ज्यादा लगेगी। तो Q भी डिपेंड करता है। तीसरा, चार्ज के मोशन की वजह से तो सारी बात हो रही है, अगर चार्ज मोशन में नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो चार्ज की V पर तो बात डिपेंड करती है, तो मैं ले सकता था V ले, मगर यहाँ साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग चलाया, तो मैंने कहा यार ये V है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। थीटा की तरफ जाते हैं तो V cos थीटा होता है, और थीटा के अपोजिट आते हैं तो V sin थीटा, V cos थीटा, V sin, V cos थीटा, V sin थीटा। ओके, तुम मुझे बताओ ये जो V cos थीटा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मोशन है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स कितनी लगती है, 0। यानी V cos थीटा की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा, तो जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, V sin थीटा। तो मैं V में लिख के क्या लिख देता हूँ, V sin थीटा, और इन सबको जब मैंने मिलाया, फोर्स क्या आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई, E Q V। जब प्रोपोर्शन का निशान हटाया, कांस्टेंट आया, इस केस के अंदर कांस्टेंट 1 था, तो हो गई E V sin थीटा, ये हो गई आपकी क्या, BV sin थीटा Q। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकलता है। क्लियर, एनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन। अब हमको लेना है इसका वेक्टर फॉर्म, कुछ पूछना है बेटा, पूछो मुझसे। हमको लेना है इसकी वेक्टर फॉर्म, तो हमने कहा वेक्टर फॉर्म कैसे लें, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का, V और B के बीच का, इसको एक साथ ले लो। फोर्स इज इक्वल टू, Q अलग ले लिया, और ये BV sin थीटा एक साथ ले लिया। sin थीटा BV एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे B क्रॉस B भी लिख सकते हैं, और हम
V क्रॉस ई बी। असल में यहाँ पे V क्रॉस बी है, याद रखना, हमने मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी करेंगे वहां पे V लास्ट में आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं होता, आपको पता है ना। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि चलो B क्रॉस, डायरेक्शन अलग हो जाती है। डायरेक्शन का मालूम है आप लोगों को, कैसे पता करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का? आपने कैसे करा था क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन? यहाँ देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है। ए क्रॉस बी, तरीका यह था जो 11th का, हथेली ले गए, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए पे हथेली ले गए और बी की तरफ आए, अंगूठा बताएगा डायरेक्शन। ए क्रॉस बी किधर है? आउटवर्ड। बी क्रॉस ए, बी की तरफ ले जाओ हथेली, सर ऐसे लेकर गया मैं, तो तुम ए की तरफ आ ही नहीं सकते ना, मोड़ नहीं सकते हथेली को, तुम कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। अब तुम बी की तरफ लेके गए और ए की तरफ आए, तो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये हो गया इन। तो एक तो याद रखिए ये बात। दूसरी बात, ये बताया जाता था आपको 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी करके जो भी वेक्टर आता है, जैसे यहाँ पर वी क्रॉस बी करके क्या आया आपका? फोर्स वेक्टर आया। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है सर, वो v के भी परपेंडिकुलर होगी और b के भी, ये भी याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, a क्रॉस b में जो भी वेक्टर आता है, ये a से भी परपेंडिकुलर, b से भी परपेंडिकुलर। तो सोचो b है x एक्सिस पर, है ना, और v आपका इधर जा रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। सोचो कि ये आपके जो ये विजुअलाइज कमरे के अंदर कर रहा हूँ, ये मैंने आपको एक्स एक्सिस बताई थी, ये एक्स एक्सिस है, और इस फर्श के ऊपर एक चार्ज चलता हुआ काप की तरफ जा रहा है। तो मुझे एक डायरेक्शन बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर, जो इससे भी परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से भी परपेंडिकुलर हो, और बी, बी जो है एक्स वाई प्लेन में है, इससे भी परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो दोनों से परपेंडिकुलर हो? जेड डायरेक्शन। जेड एक्स की भी परपेंडिकुलर और एक्स वाई भी, पूरे इससे भी से। तो हमारा क्या डायरेक्शन हो जाएगी इसकी? अलोंग जेड। मगर ये कब है सर? एक बात याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। ये हम सब क्यों क्या माना है यहाँ पर हमने? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, फिर डायरेक्शन ऊपर हो जाके नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिधर पॉजिटिव चलता है उसके अपोजिट चलेगा ना नेगेटिव, तो नेगेटिव किधर चला जाएगा आपका, उसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो आपके पास क्या क्या निकल कर आया? आपके पास फॉर्मूला निकल के आया, ये मैग्नीट्यूड है डी वी साइन थीटा क्यू, और अगर वेक्टर में लोगे तो क्यू वी क्रॉस बी लेना, डायरेक्शन क्या होगी? जो वी और बी दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? एनी क्वेरी? ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये था करंट, और ये था फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज माना, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करंट की डायरेक्शन होती है। तो देखो ये गया करंट, अच्छा फॉर्मूले में v साइन थीटा, करंट गया, ये मान लो v इधर गया, असल में ये x ऐसे है, y ऐसे है और z ऐसे है, तो बोर्ड कैसे बना? तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, फोर्स किधर लग रही है? अभी हमने निकाला जेड एक्सिस की तरफ चल रही है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इसके अलावा एक और रूल इन्होंने दिया, नहीं सीखो जब भी सही है, जो सीख सकता है सीख ले। इन्होंने राइट हैंड पाम दिया, राइट हैंड पाम, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगी और अंगूठा आपका जो है करंट की तरफ जाएगा। तो देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो करंट की तरफ मूव करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये अंगूठा करंट, जिधर हथेली जाएगी, हथेली ऐसे जाएगी, ये फोर्स की जाएगी। तो तीन तरीके आपको बता दिए, एक 11 का, एक क्रॉस बी का प्रोडक्ट का तरीका, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक हथेली वाला। बुक्स में तीनों दे रखे हैं, आप तीनों यूज कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हथेलियां, ये उंगलियां हर जगह अलग अलग चल रही है, तो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रहना पड़ेगा, बिल्कुल पक्का, ना कंफ्यूज हो जाओ। अगर ये छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, अपना लेफ्ट हैंड से चल ही रहा है ना, और वो 11th वाला तरीके से तो हो ही रहा है अपना काम। भाई आप जा रहे हो बी क्रॉस बी, बी से बी की तरफ, तो क्या तरीका था अपना? बी से बी, बी से बी। और अगर आप ये मान रहे हो ये अपना है, ये बी है तो ये बी है, तो आप जा रहे हो कैसे? बी से बी, तो किधर होगी डायरेक्शन? लॉरेंट्स फोर्स क्या होती है? देखो एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है,
और जहां पर वो मूव कर रहा है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा इसमें देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने अभी निकाला, और वो क्या है इसका? पीवी साइन थीटा क्यू, या क्यू क्रॉस ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है वी क्रॉस पी, सही है, ये फोर्स लगेगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वी और वी दोनों के परपेंडिकुलर। इन दोनों फोर्सेस को जब तुम प्लस करोगे तो एक नेट फोर्स आएगी, और वो नेट फोर्स जो होगी उसको क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज। व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? Lorentz force is a combination of magnetic force and electric force। एक जगह पर दोनों है फील्ड्स, तो दोनों की फोर्स उस चार्ज पे लगेगी। इन दोनों के की वजह से जो नेट फोर्स आएगी उसको हम क्या कहेंगे? लॉरेंट्ज। फॉर्मूला लिखते हैं कुछ लोग इसका, देखो F इज इक्वल टू क्यू ई, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स, और F मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई? Q V क्रॉस P। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? एफ ई प्लस में एफ पी, एफ ई प्लस में एफ पी, क्या हो गई? एफ ई कितना है? क्यू ई, और एफ बी कितना है? क्यू ई क्रॉस पी। ये स्केलर है, बाहर ले लिया, ई प्लस में ई क्रॉस पी, एंड दिस इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी? इन सब के कॉम्बिनेशन से जो भी वेक्टर कॉम्बिनेशन वगैरह होंगे इसको कहते हैं लॉरेंट्ज। इसके कुछ न्यूमेरिकल रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे।